Hello and welcome everyone to our YouTube channel ISET College. My name is Parag Mudgal and I am the faculty of Confidence ISET College of Professional Study. And today I am going to teach you a subject and a topic name operating system. तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ये एक टाइप का इंटरफेस है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है. और इसका एग्जांपल जो रहते हैं वो है आपका जैसे यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ और आपका सबसे पॉपुलर विंडोज़, ठीक, और आपके मोबाइल में एंड्रॉयड. ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं. और एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मान लीजिए आप घूमने का स्पेन, ठीक, स्पेन में बोली जाती लैंग्वेज स्पेनिश, आपको आती हिंदी और इंग्लिश ही है. तो आप क्या करोगे, आपको एक इंटरमीडिएट लगेगा, एक ट्रांसलेटर लगेगा जो आपकी हिंदी या इंग्लिश को स्पेनिश में ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों तक पहुँचाएगा. तो सेम ऐसा ही इंटरमीडिएट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारे इंग्लिश वाले इंस्ट्रक्शन को, हमारे माउस क्लिक को, हमारे ड्रैग ड्रॉप को ट्रांसलेट करके सिस्टम को बताने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, मतलब यूज़र और सिस्टम के बीच में रहता है. या फिर अनदर वर्ड में हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करता है, हमें एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन को. ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ों के लिए रहता है. पहले तो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम में हो रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की. रिसोर्स एलोकेशन मींस अगर हमने किसी भी चीज़ का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो जैसे कि हम कोई प्रिंट दिया हमने, तो प्रिंट देने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत लगेगी. अगर हम ऑडियो सुन रहे हैं तो हमें उसके लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये रिसोर्स एलोकेशन का काम भी यही करेगा. देन होता है CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेनी अदर टास्क. ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि ये होते क्या क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये रहता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि यूज़र को कुछ भी काम करने में सरलता हो और वो एकदम आसानी से उस काम को कर सके. मीन्स अगर हम कुछ भी चीज़ अगर हम करते हैं और सिस्टम में, तो विंडोज़ अभी इस टाइम में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें सरलता प्रदान करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए. और कुछ लोगों के लिए विंडोज़ से ज़्यादा आसान एंड्रॉयड भी है. प्रेजेंट टाइम में एंड्रॉयड भी कोई भी यूज़ कर सकता है. यहाँ नीचे इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा. सबसे पहले क्या लिया, एक लेयर है, इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर, गेम है, इंटरनेट ब्राउज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस में लिया है. अगले लेयर में मैंने क्या लिया, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर को. ठीक, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर से, या कंप्यूटर गेम को कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर से, हमारे ब्राउज़र को कम्युनिकेट करना है, डाटाबेस हमें कुछ भी सेव करना है, तो बीच में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरमीडिएट का काम करेगा और फिर वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा. एंड वन मोर थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है जो कि हमें सिस्टम वेंडर्स जो भी हमारे रहते हैं उनकी तरफ से हमें पहले से प्रोवाइड किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम जो सिस्टम खरीदते हैं उसका मेन जो चीज़ें सारी वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है कंपोनेंट. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो होते हैं आपके हार्डवेयर डिवाइस, ड्राइवर, फाइल सिस्टम, API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कर्नेल, यूज़र इंटरफेस. देखिए, तो ये हम समझाएं तो एक एक करके होता क्या. हार्डवेयर डिवाइस वो सारे डिवाइसेस जिन्हें आप छू सकते हैं और जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे वो. डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर्स जैसे माउस का ड्राइवर, आपके डिस्प्ले के लिए ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ये सारे ड्राइवर भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट के अंदर आते हैं. देन फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम वो जहाँ पर हमें चीज़ों को स्टोर करना हो, स्टोर जो भी होंगी और जो फैच होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी स्टोरेज से रिलेटेड फाइल सिस्टम में होती हैं. और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मीन्स हमारा जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर सिस्टम में, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, और इसके अलावा भी आपका क्रोम हुआ या अदर कोई भी एप्लीकेशन, तो इसके लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करना रहता है वो भी यही करेगा. और कर्नेल आपका होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन.
जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो वर्किंग में सबसे पहली चीज़ अगर कोई से आती है तो वो आती है कर्नेल। कर्नेल सारी चीज़ें चेक करता है, ये चेक करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं, आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो सब वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सब हमारा काम कर्नेल द्वारा चेक किया जाता है। देन यूज़र इंटरफेस, आपका डिस्प्ले, जो भी हमारा यूज़र को जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं, ये सारा आपका कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये इसका डायग्राम है, हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर, फाइल सिस्टम, एपीआई, कर्नेल और यूज़र इंटरफेस लास्ट में। ठीक, अब देन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द करेंट सिनेरियो। मीन्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये हमारे यूज़र को जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे वर्किंग आगे बढ़ती गई, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिस्कवर होना शुरू हुए, डेवलप होना शुरू हुए। सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका बैच प्रोसेसिंग, उसके बाद में आया मल्टी प्रोग्रामिंग, देन मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम। ये आपके कुछ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं कि वो होता क्या है। देखिए, इन द एरा ऑफ 1970s द बैच प्रोसेसिंग वाज वेरी पॉपुलर। मीन्स 1970 में बैच प्रोसेसिंग आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और उसी टाइम ये डेवलप भी हुआ। ठीक, जैसा कि नाम है बैच प्रोसेसिंग, इसमें क्या रहता था, हमारे किसी एक सिंगल काम का एक बैच बनता था। जैसे कि किसी को मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो उसके लिए मैथ की प्रॉब्लम्स का सारा एक बैच बन जाता था। किसी को कैलकुलेशन करना, किसी को प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे एक बैच बन जाता था। किसी को कुछ और काम करना है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, उसके लिए एक अलग बैच बन जाता। तो सिमिलर प्रोग्राम को एक साथ रख करके उनका एक बैच बना देते थे। सबसे पहले पहला बैच जाता था, वो पंच कार्ड में पंच रहता था। ठीक है, उस टाइम पंच कार्ड चला करते थे, तो पंच कार्ड में आपका एक प्रोसेस वो एक साथ, अच्छा, और सिस्टम को डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते थे उस टाइम। वहाँ एक आपका इंटरमीडिएट व्यक्ति रहता था जो कि ये सारा काम करता था। उसी का काम रहता था कि इसे बैच वाइज अलग करना है प्रोसेस को, और उसके बाद में उसे फर्दर वो सीपीयू को भेजता था, और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उनका एक अलग बैच क्रिएट करके उन्हें प्रोसेस किया जाता था। देखिए, इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस इज गिवन टू मोर देन वन पर्सन, दे सबमिट देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स टू द सिस्टम फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक, तो बैच बनता था सेम काम का, फिर वो बैच के थ्रू हम अपना काम आगे बढ़ाते थे। बैच प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं, सेम वर्क का एक बैच, और देन बैच वाइज सारी प्रोसेस आपकी वर्क की जाती थी। द सिस्टम पुट ऑल द जॉब्स इन अ क्यू ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन्स पहले जो बैच आया वो पहले सॉल्व होता था वन बाय वन, एंड द यूज़र कलेक्ट देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट व्हेन ऑल द जॉब गेट एग्जीक्यूटेड। मीन्स सारे जॉब एग्जीक्यूट हो जाते थे तो जो यूज़र है वो आउटपुट ले लेता था। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यही है कि बैच वाइज इसमें काम करे जाते थे। नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग का एक्सटेंशन हुआ थोड़ा सा, फिर हमारा क्या आया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ बैच प्रोसेसिंग वेयर द सीपीयू इज केप्ट ऑलवेज बिजी। देखिए, बैच प्रोसेसिंग में क्या था, अगर सेम बैच के जो चीज़ें रन हुई उसके बाद में फिर सीपीयू वेट करता था अगला, जब तक बैच ना बन जाए तब तक सीपीयू को वेट करना पड़ता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन किए जाते थे और सीपीयू कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करता था। ईच प्रोसेस नीड्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या क्या, सीपीयू टाइप, टू टाइप ऑफ सिस्टम, दो प्रोसेस लगती थी। कौन कौन सी, एक तो रहता था हमारा जो है वो सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम, इसे दो टाइम अवेलेबल होने चाहिए रहते थे मल्टी प्रोग्रामिंग में। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फॉर द टाइम अ प्रोसेस डज इट्स इनपुट आउटपुट। मीन्स सीपीयू टाइम हमने दे दिया और सीपीयू टाइम जैसे ही मिलता था तो इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस किया जाता था। द सीपीयू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। देखिए, दो टाइम को समझने की कोशिश करिए, एक तो सीपीयू टाइम है, दूसरा इनपुट आउटपुट टाइम है। सीपीयू टाइम मीन्स आपके कैलकुलेशन वाले प्रोसेस या अदर कोई भी प्रोसेस, आपने
कैलकुलेशन वाले प्रोसेस करें तब तक हमारा इनपुट आउटपुट टाइम खाली है। प्रोसेस कोई दूसरी इनपुट आउटपुट टाइम का यूज़ करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। फिर इनपुट आउटपुट टाइम जब खाली हुआ तो उस टाइम में फिर अनदर प्रोसेस आ सकती है। सीपीयू टाइम खाली होगा तो जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर चुकी है वो फिर सीपीयू को यूज़ कर सकती है। तो ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग डेवलप्ड हुआ। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम एक साथ सारे काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो एक साथ कुछ भी काम नहीं करता है, टाइम वाइज टाइम ही सब कुछ होता है, बट प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है। ऐसे ही सेम आपका कॉन्सेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग का। सीपीयू का काम ख़त्म हुआ, आपने इनपुट आउटपुट वाला कर लिया। किसी प्रोसेस का सीपीयू अगर उनने ख़त्म करके इनपुट आउटपुट पे गई तो इनपुट आउटपुट वाली प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके सीपीयू वाला काम कर लेगी। तो इस तरह से ये आपका डिवाइडेड था। नेक्स्ट इसमें एक्सटेंशन क्या हुआ आपका, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ बहुत सारे काम को करना। मल्टी प्रोग्रामिंग भी सेम है, बट डिफरेंस इसमें थोड़ा सा है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मल्टीटास्किंग रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क। एक समय में बहुत सारे टास्क को करना मल्टीटास्किंग कहलाया। क्या, जैसे कि आप कोई इसमें मैंने एग्जांपल दिया MP3, आप म्यूज़िक देख रहे हैं, आप क्रोम भी चला सकते हो, उतने टाइम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं एक ही समय में। बट ये एक साथ होता नहीं है। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो रहता है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विद टाइम शेयरिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये रहता है कि हम किसी एक प्रोसेस को कोई भी मिली सेकेंड का टाइम दे देते हैं। कि मान लो मैंने दे दिया कि मैं एक प्रोसेस जो है मेरी म्यूज़िक सुनने वाली, ये चलेगी 5 सेकेंड। देन 5 सेकेंड के बाद में जो प्रोसेस है वो मूव कर जाएगी वर्ड पे। देन इसका भी मान लो मैंने दे दिया वर्ड का टाइम 6 सेकेंड का। 6 सेकेंड के बाद में प्रोसेस मूव करेगा गूगल क्रोम पे। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती थी। थोड़ी देर एक प्रोसेस को टाइम मिला, फिर थोड़ी देर इसको, फिर थोड़ी देर इसको, फिर वापस इसको इसको इसको। तो ऐसा ऐसा करके हमारी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है, तो ये कहलाता था आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक एक करके सारी प्रोसेस को टाइम देना। ठीक, और साथ ही में टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऐसे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हो रहा है, ठीक है, बट टाइम भी शेयर होता था। मीन्स जब टाइम MP3 म्यूज़िक सुनने में हमारा दिया हुआ है, उतने टाइम में अगर कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए टाइम खाली है तो उससे शेयर हो जाएगा। मान लो हमारे MP3 म्यूज़िक को कंप्लीट होने में 2 सेकंड लग रहे हैं, बट हमने इसे दिए हैं 5 सेकंड। बचे हुए 3 सेकंड क्या खाली तो वो छोड़ेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उन 3 सेकंड को शेयर कर देगा। शेयर करने में क्या होगा, वो समय हमारे वर्ड या क्रोम को मिल जाएगा। बहुत आसान है। इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 सेकंड का टाइम लगना है, बट सीपीयू ने उसे अलोकेट कर दिया 5 सेकंड का टाइम। प्रोसेस तो 2 सेकंड में कंप्लीट हो गई, बाकी के बचे 3 सेकंड। वो 3 सेकंड जो है वो जाएंगे हमारे टाइम शेयरिंग में। ठीक है, तो ये था मल्टीटास्किंग के काम करने का तरीका। अगला अब हमारा आया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग अभी भी यूज़ होता है। इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ अचीव्ड। अब पैरेलल कंप्यूटिंग कैसे अचीव करें? पैरेलल कंप्यूटिंग अचीव करी हमने मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू। जब हमारी एक से ज़्यादा प्रोसेसेस वर्क करेंगी तो हमने उन्हें शुरू करा डिफरेंट प्रोसेसर में बांटना। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे कि आपका सिस्टम है, ये पूरा एक CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर प्रोसेसर आपका एक लगा हुआ है, बट क्या वो एक ही प्रोसेसर है? नहीं, एक प्रोसेसर नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे कि ड्यूअल कोर होता है। अब ड्यूअल कोर का मतलब क्या रहता है? ड्यूअल कोर का मतलब रहता है कि आपके प्रोसेसर के अंदर जो प्रोसेसर है उस पूरे ड्यूअल कोर में 2 प्रोसेसर रहते हैं। अगर वो ड्यूअल कोर है और कोर टू ड्यूअल है तब भी 2 प्रोसेसर। और इंटेल पेंटियम जब चलता था बहुत पहले, पेंटियम में सिंगल प्रोसेसर होता था। और रिसेंट टाइम में जो आपका चल रहा है कोर i3, कोर i3 में भी प्रोसेसर 2 ही हैं, बट वो फास्ट हैं कोर टू ड्यूअल और ड्यूअल कोर से। ठीक, देन कोर i5 में आपके होते हैं शायद 4 प्रोसेसर। देन कोर i7 में 5 या 6। तो इस तरह से आपके सिंगल प्रोसेसर के अंदर उसकी लेयर 2 होती हैं या 3, डिपेंड करेगा आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपकी मल्टी प्रोसेसिंग अचीव की जाती है।
कोर टू ड्यूल में 2 प्रोसेसर होते हैं, ड्यूल कोर में भी 2 प्रोसेसर, कोर i3 में भी 2 प्रोसेसर होते हैं, बट उनकी स्पीड तेज रहती है। तो इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीव्ड देयर आर मोर देन 1 प्रोसेसर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेसर आपके थे तो हमने मल्टी प्रोसेसिंग को अचीव करा। यहाँ एग्जांपल में देखिए प्रोसेस P1, P2, P3 है, ठीक है, और इनको अलग अलग प्रोसेसर अलोकेट है, J1, J2 और J3। तो ऐसे हर एक प्रोसेसर को अलग हर एक प्रोसेस को जब अलग अलग प्रोसेसर मिलेगा तो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होती हैं। तो ये हमारा एक्सटेंशन था मल्टीटास्किंग में एक से ज़्यादा प्रोसेसर को इंक्लूड करना, मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसके बाद में हमारा आया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस के लिए हमने अलोकेट किया टाइम 5 सेकंड तो उस प्रोसेस को 5 सेकंड में ही कंप्लीट होना चाहिए, ना 5 सेकंड से कम, ना 5 सेकंड से ज़्यादा। ये कहलाता था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी आपका यूज़ होता है कहाँ? जहाँ पर आपका मिलिट्री वाले ऑपरेशंस होते हैं। मान लो हमने कोई मिसाइल लॉन्च करा तो उसका एक टाइम ही है, टाइमिंग डिसाइडेड है और लेंथ डिसाइडेड है। 10 किलोमीटर पे गिरना है मीन्स उसे 10 किलोमीटर पर ही गिरना चाहिए, या 5 सेकंड में लॉन्च होना तो 5 सेकंड में ही लॉन्च होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक जगह और ज़्यादा भी यूज़ होता है, वो होता है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग में। जो इसरो से जो रॉकेट लॉन्च होते हैं या नासा से, ये जो जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं वहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करता है। और बड़े बड़े कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में, क्योंकि 10 सेकंड अगर हमने 4 या 5 मिनट किसी सैटेलाइट के लॉन्च में टाइम दिया हुआ है तो उसका उसी टाइमिंग में लॉन्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं यूज़ होता, नॉर्मल वाला, वहाँ यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ी चीज़, ठीक है। इन रियल टाइम सिस्टम ईच जॉब कैरीज सर्टेन डेडलाइन within which the job is supposed to be completed, otherwise the huge loss will be there, or even if the result is produced then it will be completely useless. Means अगर हमारा टाइम में कोई काम कंप्लीट नहीं होगा तो हमें बहुत ही ह्यूज लॉस है। कैसे? अगर हमने कोई मिसाइल लॉन्च करी और हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया तो मिसाइल तो वहीं फट जाएगा, या हमारा रॉकेट टाइम पे लॉन्च नहीं हुआ तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक, ये हमारा मान लो लेन हुआ, या फिर हाँ लेन के थ्रू ही कनेक्टेड हुआ कोई सिस्टम। तो उसमें क्या होगा, हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़ होंगे और प्रोसेस जो है हमारा वो बहुत जल्दी होगा। इसमें क्या रहता था, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम किसी और के भी पास है, ठीक, प्रोसेस जो मुझे जहाँ से भी रिसोर्स मिलेंगे वहाँ से मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो जो आउटपुट डिवाइस हैं वो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड हैं या नहीं है। ऐसा हो जाता है, मान लो किसी अदर सिस्टम में आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, उससे आपने दूसरे सिस्टम्स को कनेक्ट कर लिया, सब सिस्टम्स के पास अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जब हम कमांड देंगे प्रिंट की तो हम किसी अनदर सिस्टम में से भी प्रिंट दे सकते हैं। वो होगा कैसे? वो होता है इसी के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसमें हमें लगेगी क्या मेन चीज़, रिमोट एक्सेस और नेटवर्क, ये 2 चीज़ होना चाहिए हमारे पास। पहले तो एक्सेस होना चाहिए अदर कंप्यूटर्स का, ठीक, और सेकंड हमें जो चाहिए वो चाहिए नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं होगा या हमारे पास एक्सेस नहीं होगा रिमोट का तो फिर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अनदर लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में होता क्या है, अ टाइम शेयरिंग अलाउज मेनी यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। मीन्स टाइम शेयरिंग क्या अलाउ करता है कंप्यूटर को उसके रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए, यानी एक के बाद एक। इन अदर वर्ड्स टाइम शेयरिंग रिफर्स टू द
allocation of computer resources in time slots to several programs simultaneously, यानी एक के बाद एक आप को रिसोर्स प्रोवाइड कर जो किया जाता था वो होता है टाइम शेयरिंग के थ्रू। जैसे मैंने टाइम शेयर कर दिया 5 मिनट के लिए, ए वाला सिस्टम प्रिंट करेगा, थोड़ी देर के लिए बी वाला सिस्टम प्रिंट करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए सी वाला प्रिंटर जो है सिस्टम जो है वो प्रिंट करेगा। तो ये कहलाता था हमारा टाइम शेयरिंग। टाइम हो जाता था डिफरेंट कंप्यूटर्स में शेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर दैट हैज़ मेनी यूज़र्स लॉग्ड टू इट मीन्स एक मेन फ्रेम सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूज़र्स ने उसमें लॉगिन कर रखा है। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके यूज़र बहुत सारे हैं, उन सब ने सेम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रखा है। अब देखिए इसमें मेमोरी भी शेयर्ड होगा, सीपीयू भी शेयर्ड होगा, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो तो सेम ही है। ठीक है, हमने सिर्फ लॉगिन कर रखा है अलग अलग कंप्यूटर से, तो हम जब कमांड देंगे तो टाइमली शेयर्ड हो करके सारे यूज़र्स का एक एक करके काम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता था। ठीक, यहाँ तक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स थे वो ख़त्म हुए। थैंक यू।